गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। आप जानते हैं ये सी इंटर का सब्जेक्ट है। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। बहुत ही शानदार पेपर है आपका। मेरे ख्याल से सीए इंटर में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि बकवास है। सारे के सारे पेपर आउटस्टैंडिंग है। हमारा जो आईसीआई चाहता है वो क्या चाहता है कि जो हमारा सीए वाला बच्चा है जब वो सीए बन जाएगा तो वो एक तरह से ऑलराउंडर बनना चाहिए। उसके हाथ में होना चाहिए बिजनेस को कामयाब करना या नाकामयाब करना। क्योंकि ये जो हमारा सीए वाला बच्चा है इसके पास अकाउंटेंसी का भी ज्ञान होगा, इसके पास कॉस्टिंग का भी ज्ञान होगा, इसके बाद टैक्सेशन का भी ज्ञान होगा, इसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी ज्ञान होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी ज्ञान होगा, ऑडिट का भी ज्ञान होगा जिसके द्वारा वो कंपनी की परफॉर्मेंस को वेरीफाई कर सकता है, एग्ज़ामिन कर सकता है, चेक कर सकता है कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा, शेयर होल्डर्स का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो अकाउंटेंसी के बारे में भी जानकारी है, कॉस्टिंग के बारे में भी जानकारी है, टैक्सेशन के बारे में भी जानकारी है, और सारा काम हमारा दायरे के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। इन लॉ के बारे में भी जानकारी है। जब एक आदमी के अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे तो डेफिनेटली यस वो बिज़नेस को कामयाब तरीके से बड़े अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। और इसीलिए इसको हमने क्या बोला, ऑलराउंडर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम हमारे पास क्या आ रहा है, डैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर हम एफएम की बात करेंगे तो एफएम का पेपर भी हमारे पास 50 नंबर का है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये भी पेपर हमारे पास 50 नंबर का है। 100 नंबर का हमारे पास पेपर है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा और डिस्क्रिप्शन वाला, डिस्क्रिप्टिव वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। ये 15 नंबर का आएगा, ये 35 नंबर का आएगा, 50 नंबर का पेपर हो जाएगा। एफएम की बात करेंगे, थ्योरी की भी इन्वॉल्वमेंट है, प्रैक्टिकल की भी इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, कम्प्लीटली थ्योरी की इन्वॉल्वमेंट है। वो बात अलग है कि हम जो भी पढ़ाई करेंगे किसके आधार पे करेंगे, केस स्टडी के आधार पे करेंगे तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। जब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपकी केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो लाइफ में छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उसमें एफएम एसएम का बड़ा तगड़ा रोल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी तगड़ा रोल है और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी रोल तगड़ा है। अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तब तो कंपनी कामयाब हो जाती है, और अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो कंपनी का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास जो बंद भी हो गए, और कुछ ब्रांड्स हैं जो खूब चले भी। आप लोगों ने किंगफिशर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने विजय माल्या जी का नाम सुना होगा। अभी थोड़ी देर में आपको शक्ल दिखा देंगे अगर आपने नहीं देखा तो। ब्रांड हमारा पिट गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी गलत हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी गलत हो गया कंपनी का। फिर हमारे पास एक ब्रांड आया, किस नाम से, बायजूस के नाम से।
काफ़ी साल ठीक चला, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से ख़राब हो गया। काफ़ी साल ठीक चला पर बाद में एंड इसका अच्छा नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके पास 10 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटाबेस था। सारे के सारे पेड नहीं थे, तकरीबन 80% इसके पास फ्री थे और 20% का सामान इसका पेड था। डेफिनेटली कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी थी, एक स्टार्टअप हैवी बन चुका था, इन्वेस्टर से मोटा पैसा भी लेकर आ चुके थे, पर फर्दर वो पैसा ढंग से नहीं लगा पाए और नतीजा हमारे सामने है कि फ़िलहाल कोई स्ट्रॉन्ग हैंड अभी इसका नहीं है। आपने फिज़िक्स वाला का नाम भी सुना होगा, इसके बारे में भी मैं स्टडी कर रहा था। तो तकरीबन 4 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, 80% ये फ्री का सौदा है और 20% से बच्चों से ये पेमेंट्स या फीस लेते हैं। और यानी मोटा मोटा 80 लाख स्टूडेंट से ये फीस ले रहे हैं। उसके बाद भी कंपनी लॉसेस में है, 1131 करोड़ के लॉस में है। ये भाई साहब कुछ और ही गेम खेल रहे हैं जिसको हम वैल्यूएशन कहते हैं। फ़िलहाल कंपनी की हैसियत 33,000 करोड़ की बन चुकी है, या 35,000 भी हो सकता है, या जब तक बच्चा लेक्चर देखेगा तो और बढ़ जाएगी इसका हिसाब किताब। तो ये भी कुछ अपनी अलग ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इतने हाई लेवल पे हम खेलना चाहते हैं कि जब हम हज़ारों करोड़ों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे इस सब्जेक्ट का बड़ा तगड़ा योगदान आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक हमारे गुरुजी थे धीरूभाई अंबानी जी, उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। सर हमें छोड़ के चले गए, तकरीबन 20-24 हज़ार करोड़ की संपत्ति पीछे रह गई। लेट्स से रफली एग्जांपल लेते हैं, भाइयों में बंटवारा हो गया, 12-12 हज़ार करोड़ का हिसाब किताब हो गया। ये जो छोटा भाई है अनिल अंबानी, उस समय ऑलमोस्ट इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में थे और इनका कहीं अता पता नहीं था। अब अनिल अंबानी जी को जल्दी तरक्की करनी थी, इनको काफ़ी सारा पैसा चाहिए था। इन्होंने एक कंपनी भी खोली थी रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से, और ये अच्छी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। पर जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जल्दी वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई और इनकी कंपनी ने अपने आप को अपडेट करना ठीक नहीं समझा, या इनकी जेब में पैसा ही नहीं रहा। इन्होंने भी क्या करा, बाज़ार से काफ़ी सारी फंडिंग उठाई, पैसा उठाया, पर वो पैसा लेटर से ब्याज में उठाया, इंटरेस्ट में उठाया, और जो एक सामान्य इंटरेस्ट बोला जाता है वो इन्होंने मानी नहीं और इन्होंने हैवी इंटरेस्ट पे पैसा उठा लिया। नतीजा दिवालिया घोषित हो गए, बैंकरप्ट हो गए। चाइना के बैंक्स का काफ़ी मोटा पैसा खा लिया। चलो अच्छी बात है, चाइना का ही खाया। तकरीबन 43,000 करोड़ का कर्जा था, शायद 445 करोड़ में सेटल होगा। 5, 10, 15, 20 करोड़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। अभी हमको इसके ऑडिटर थोड़ी है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना फेलियर आ गया। एक भाई को पैसा दिया 12,000 करोड़ का, वो आज की डेट में भाई हमारा इंडिया का रिचेस्ट मैन बन गया। वर्ल्ड में मेरे ख्याल से अभी भी 15वां रैंक है उनका, टॉप 10 में जाने की पूरी कोशिश करी जा रही है।
हम बात किसकी कर रहे हैं? मुकेश भैया की बात कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जी की बात कर रहे हैं। गारंटेड एफएम और एसएम इनका बढ़िया था। और केवल एफएम एसएम की प्लानिंग बढ़िया नहीं थी, प्लानिंग तो अच्छी करी थी, उसका प्रोसेस भी बहुत शानदार था। प्रोसेस का मतलब क्या होता है मेरे पास? इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा तगड़े लेवल का था। तो एक ही पिताजी के दो बेटे, एक का सत्यानाश, एक का बहुत बढ़िया हिसाब किताब। एक के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा और अब ये मोटिवेशन खेल रहे हैं कि हम दोबारा से मार्केट में आएंगे, नए सिरे से आएंगे, उन सेक्टर्स में पैसा लगाएंगे जहाँ पे ज़्यादा जल्दी स्पीड से तरक्की होगी। हिम्मत नहीं हारी, वो बात अच्छी बात है, मोटिवेशन है। पर फिलहाल ये जो भाई है हमारा मुकेश अंबानी, इसका लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। तो अगर हमने मोटा पैसा कमाना है तो दो सब्जेक्ट आपको बड़ा हेल्प करेंगे। एक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरे का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसी की पढ़ाई आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में है, जो आपको क्लियर करना है। सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको समय समय पे इंटरेस्ट पैदा होगा। मेरे ख्याल से सीए का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरेस्ट पैदा ना हो। सब में बड़ी प्यारी प्यारी कहानी है, मज़ा आता पढ़ने में। और फिलहाल हमारे पास कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का, 50 नंबर का एफएम, 50 नंबर का एसएम। ये तो स्मॉल सा पेपर है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये किसी भी एंगल से 50 नंबर का पेपर के लायक नहीं है। ये हमारे पास आपका लेंदी पेपर है, इसको होना चाहिए था 150-200 नंबर का। इतना ज़्यादा कोर्स कंटेंट इसके अंदर है। पर ठीक है, जीतेगा आईसीआई। हमें किसकी बात माननी है? आईसीआई की बात माननी है। हमारा गुरु कौन है? आईसीआई गुरु है, उसके अगेंस्ट हमें कोई बात नहीं करनी, उसकी हर बात हमारी सर आँखों पे। तो बेटा ये हमारे पास जानकारी सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जिन लोगों ने ज़िंदगी में एफएम का अच्छा इस्तेमाल करा, एसएम का अच्छा इस्तेमाल करा, वो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 10 की कैटेगरी में, या हम कह सकते हैं कि इंडिया के भी जो टॉप 10 की कैटेगरी के लोग हैं, वो भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल है रिगार्डिंग द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है भैया, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं शक्लें। हमने कहा टॉप रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आजा भैया, इनको तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एलॉन मस्क साहब हैं हमारे, बहुत पैसा है भाई साहब इनके पास, फिलहाल नंबर 1 की स्टेज में है। पहले शक्लें देख लेते हैं थोड़ी सी, पैसे की बात में बात कर लेंगे। टेस्ला कंपनी है, 13% का स्टेक है। नेटवर्थ हमारे पास कितनी है आपकी? $363 की है। टेस्ला के को फाउंडर है, अमेरिकन है, 54 साल के आदमी है, स्मार्ट आदमी है भैया। मार्क जकरबर्ग 41 साल का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, $260 बिलियन की नेटवर्थ है इनकी। फेसबुक के बारे में आपने जानते हैं, मेटा के बारे में आप जानते हैं, इंस्टाग्राम के बारे में आप जानते हैं, व्हाट्सएप के बारे में आप जानते हैं। जो चीज़ डेवलप नहीं होती उसको खरीद लेते हैं, कहते हैं भैया हर बार थोड़ी मैं प्रोग्रामिंग करने बैठूंगा, उठा लो उसको खरीद लो। जेफ बेजोस की बात करेंगे, अमेज़ॉन का नाम आपने सुना होगा, 30 नंबर पर रैंक है, 61 साल के भाई साहब हैं, अमेरिका के भाई साहब है। अमेज़ॉन है, $240 बिलियन की कंपनी है हमारे पास, 8.6% स्टेक है। देखो स्टेक सबके पास 14, 12, 8 ऐसी परसेंट है बस। क्लाउड कंप्यूटिंग में इनका बड़ा तगड़ा होल्ड है बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग से बहुत मोटा पैसे कमाते हैं। लैरी एलिसन, ये बंदा मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, लैरी एलिसन। ओरेकल का पता नहीं आपने जीवन में नाम सुना नहीं सुना, ओरेकल कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा। आपके सीए वाले बच्चों के लिए जीवन में आगे अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जिसका नाम है ईआरपी। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाके काम करना चाहते हो, अगर आपका मन करता है कि मैं रिलायंस में काम करूं, अडानी में काम करूं, या माइक्रोसॉफ्ट में काम करूं, या अमेज़ॉन में काम करूं, गूगल में काम करूं, या बिग 4 में काम करूं, तो वहाँ पे एक ईआरपी नाम का सॉफ्टवेयर चलता है
और वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपका सैप का भी नाम आता है और एक ओरेकल फाइनेंशियल का भी नाम आता है। ओरेकल फाइनेंशियल की कोई पकड़ ही नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना जीवन, अपना भविष्य ओरेकल फाइनेंशियल में बनाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? कुछ बेनिफिट नहीं होता, बस आपकी तनख्वाह 5 गुना बढ़ जाती है। लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख कमाना स्टार्ट कर दोगे। 50,000 रुपये कमा रहे हो, 2.5 लाख कमाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपने ईआरपी का सॉफ्टवेयर बढ़िया तरीके से सीख लिया। तो इस भाई साहब ने क्या करा, ओरेकल को मैनेज करा, ओरेकल को बुलंदियों में लेकर गया। और ये जो हमारा भाई साहब हैं लैरी एलिसन, ये अल्टीमेटली हमारे आज की डेट में चौथे नंबर के रिचेस्ट मैन है। बिल गेट्स को तो सारी दुनिया जानती है, डॉली चाय वाला के नाम से जानती है ना। तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो डॉली चाय वाला को जानते होंगे और डॉली चाय वाला की वजह से बिल गेट्स को जानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आपने सुना है, और दुनिया भर के तमाम बढ़िया बढ़िया इन्होंने डेस्कटॉप लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं और सर्वर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए हैं। विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एनटी, है ना। अब विंडोज़ 2003 हो गया, 2008 हो गया, तो विंडो विस्टा हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया। ये जितने भी हमारे पास विंडोज़ नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये सारे के सारे विंडोज़ के नाम से किसने बनाए? हमारे बिल गेट्स भैया ने बनाए हैं। और 69 ईयर्स, ऑलमोस्ट 70 साल के होने वाले हैं। $179 बिलियन का इनका हिसाब किताब है। किसी टाइम पे नंबर 1 भी थे, फिलहाल अभी के टाइम पे हमारे पास 5वां नंबर है। स्टीव बाल्मर की बात करेंगे, बेचारे का बाल ही नहीं है, तो पहचान के लिए बड़ा अच्छा है कि पूरा सपाट है, बाल ही नहीं है, तो स्टीव बाल्मर हो गए हमारे पास। और ये भी ऑलमोस्ट 70 साल के हो गए हमारे पास। इनके पास भी 172 बिलियन का हिसाब किताब है। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ओनरशिप रखते हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र स्टेक है इनका 4% का। 4% में भाई साहब ये हिसाब किताब हो गया कि वर्ल्ड का 6ठा रैंक इनके पास आ गया। लैरी पेज का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, गूगल का नाम आपने सुना हुआ है। तो एक तरह से हमारे को फाउंडर हैं आपके, है ना। इनके साथ एक दोस्त थे इनके, सर्जरी ब्रेन, यानी ब्रेन में सर्जरी, तो हम उनको ब्रेन में सर्जरी को सर्जरी ब्रेन कहते हैं। और लैरी पेज साहब और वो दोनों इसके एक तरह से को फाउंडर थे। वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो देख लो, शक्ल देख लो, प्यारी सी शक्ल है इनकी। और इनको प्रणाम कर दो भैया, इनको प्रणाम कर दो दादाजी को। ये तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुरु हैं, दी बेस्ट गुरु हैं भैया ये तुम्हारे। ये बताएंगे एफएम खेलते कैसे हैं। इनका नाम कौन से नंबर पे है? अभी के टाइम पे 8वें नंबर पे, 94 ईयर्स के हैं, 94 ईयर्स के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। बर्कशायर हाथवे इनकी कंपनी का नाम है। मेरे ख्याल से अगर हम शेयर का प्राइस ढूंढेंगे तो शायद 5 या 6 करोड़ रुपए के बीच में इनका एक शेयर होगा। तो भाई साहब ये 94 ईयर्स के हैं हमारे पास। और वॉरेन बफे बड़े कमाल के हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी के थोड़े अगेंस्ट हैं, पर पता नहीं क्या पता अंदर अंदर खेलते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रणाम है इन गुरु जी को, क्योंकि ये तो सीए वाले बच्चे को तो प्रणाम करना पड़ेगा। इनकी तो फ़ोटो घर में लगाओ और रोज़ दिया बाती करा करो, धूप अगरबत्ती करा करो। इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आने वाले समय पे। वही मैंने सर्जरी भाई साहब की बात करी थी, ब्रेन में सर्जरी, तो ये वही हमारे भाई साहब है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, लैरी पेज के साथ बताया था आपको। तो इनका रैंक भी आज की डेट में 9वें नंबर में है। और लास्ट हमारे पास कौन है? ये आपके लुई विथॉन का नाम आपने सुना होगा, करीना कपूर का नाम सुना होगा, वो ऐड मारती हैं जी लुई विथॉन की, है ना। इनके बड़े महंगे महंगे पर्स होते हैं, 3.5 लाख का, 5 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का। पीछे चाइना ने पोल खोली थी कि जो 3.5 लाख का पर्स है वो हम 1000 रुपये में बेच देते हैं। लोगों का कितना पोपट हुआ, कितना कटा भैया, जो 3.5 लाख का लेके इतराते थे कि हमारे पास इतना अच्छा स्टफ़ है। तो बेचारे का नाम नीचे आ गया। किसी टाइम पे नंबर 1 पे नाम था भाई, टॉप मोस्ट कैटेगरी में आदमी था। पर जब से ये चाइना में आपका सिस्टम बना, टैरिफ वाला सिस्टम बना, तो बहुत सारी पोलें खुल गई और असली में ब्रांड की औकात पता लग गई। तो ये हमारे पास सारे के सारे अंग्रेज़ हैं। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, पहला नाम इलॉन मस्क है, फिर मार्क जकरबर्ग है, फिर जेफ बेजोस है, लैरी एलिसन है, बिल गेट्स है, स्टीव बाल्मर है, और लैरी पेज है, वॉरेन बफे है, सर्जरी ब्रेन है, बर्नार्ड आर्नोल्ड है हमारे पास। और ये फ्रांस के हैं, लुई विथॉन वाले हैं, जो अच्छे अच्छे फैशन को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे नाम है, इलॉन मस्क टेस्ला से, मार्क जकरबर्ग मेटा से, जेफ बेजोस हमारे अमेजॉन से, लैरी एलिसन ओरेकल से, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से, है ना। लैरी पेज की बात करेंगे अपना, स्टीव बाल्मर की बात करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट से, लैरी पेज की बात करेंगे गूगल से, आपके वॉरेन बफे की बात करेंगे स्टॉक मार्केट से, बर्कशायर हाथवे नाम की कंपनी है इनकी। और सर्जी ब्रेन की बात करेंगे, ये भी इनका संपर्क गूगल से है। और लास्ट वाले भाई साहब हमारे करीना कपूर के बड़े फेवरेट हैं, यानी लुई विथॉन वाले भाई साहब, फ्रांस वाली कंपनी, 76 साल का आदमी, और 10वां रैंक है, और 149 इनका स्टेक है।
तो कहने का मतलब है ये लोग सारे टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या ये कामयाब हैं? बिल्कुल कामयाब हैं। क्या इनका बिजनेस करने का स्टाइल अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। क्या इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया होगा? बिल्कुल बढ़िया होगा। क्या इनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बढ़िया होगा? बिल्कुल बढ़िया होगा। क्या इन लोगों ने बिजनेस को ढंग से समझा होगा? बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तभी तो इसे टॉप की रिचेस्ट की कैटेगरी में हमारे पास आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा और दर्शन करवा दो हमें। किसके करवाऊँ बेटा दर्शन? कह रहा सर करवा दो कुछ इंडियन के भी, टॉप इंडियंस के भी दर्शन करवा दो। चलो टॉप रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कर देते हैं। और 2005 के 2025 के हिसाब से और देख लेते हैं। ये लिस्ट है हमारी, शॉर्टकट में दे रखी है। मुकेश अंबानी जी हैं, गौतम अडानी जी हैं, शिव नादर का नाम सुना होगा जो आईटी से संबंध रखते हैं। एचसीएल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। सावित्री जिंदल हो गया, दिलीप सांघवी हो गया, साइरस पूनावाला हो गया जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुमार मंगलम बिरला जी का तो आपने नाम सुना है, इनके ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके। लक्ष्मी मित्तल जी हो गए हमारे पास। राधा किशन दमानी, डी मार्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा, 9वां नंबर का रैंक है। कुशपाल सिंह हो गया, रियल एस्टेट, डीएलएफ का नाम आपने सुना होगा, पूरे गुड़गांव में कब्जा है डीएलएफ का। अभी नरेला में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बना दी है। तो भाई साहब खूब सारा हिसाब किताब है। जल्दी से शक्ल देख लेते हैं। अंबानी साहब एफएम अच्छा, एसएम अच्छा। अडानी साहब एफएम अच्छा, एसएम अच्छा। शिव नादर जी हमारे पास एचसीएल कंपनी के मालिक। ये हमारी जिंदल मैडम होगी आपकी एक तरह से। आपके दिलीप सांघवी जी हो गए हमारे पास, सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 67 ईयर्स हो रहा है, $26 बिलियन की इनकी कंपनी है। साइरस की बात करेंगे, साइरस साहब की बात करेंगे, वैक्सीन इंजेक्शन में बड़ा अच्छा रोल है और कोविड के टाइम पे तो खूब मोटा पैसा कमाया। फिलहाल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कुमार बिरला जी की शक्ल से तो आप परिचित हैं ही हमारे पास। और ये हमारे पास लक्ष्मी मित्तल जी हैं जिनके पास खूब सारी लक्ष्मी है, स्टील इंडस्ट्री में अपना होल्ड रखते हैं। उम्र भी सबकी बहुत बढ़िया बढ़िया जा रही है, 75 साल, 60 साल, 70 साल। पता नहीं हम लोग जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे। तो ये हमारे पास लेटेस्ट से आपका पूरा हिसाब किताब हो गया। तो कहने का मतलब है जो कामयाब है उसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बढ़िया है और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी झकास है, बहुत बढ़िया है। सर किस्मत भी बढ़िया होगी, जाहिर सी बात है बेटा, किस्मत भी बढ़िया होगी इनकी, है ना। किस्मत बढ़िया है कि नहीं है, उसमें हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? डेट ऑफ बर्थ स्टडी करना पड़ेगा। फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? उनका लो शो ग्रिड बनाना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा इनमें से कितने नंबर आ गए, 3 नंबर कहाँ है, 5 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, 1 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है हमारे पास, है ना, 4 क्या है, 9 क्या है, 2 है। ये होता है हमारे पास लो शो ग्रिड। सर क्या ये भी एफएम का पार्ट है? नहीं बेटा, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें पता चलेगी मुकेश अंबानी जी की, फिर हम फिट करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा मिसिंग नंबर है और उसके लिए क्या रेमेडी वो करते हैं। आए दिन वो पूजा पाठ तो करते ही हैं, पूरा जू उन्होंने पाल रखा है। हाथी को पालते हैं, डॉगी को पालते हैं, घोड़े को पालते हैं, सारे देवता उन्होंने कंट्रोल कर रखे हैं, सारे ग्रह कंट्रोल कर रखे हैं, इसलिए हिंदुस्तान के नंबर 1 रिचेस्ट मैन है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं बेटा भावुक हो गया था मैं, चलो साइड में रखो। ये पार्ट बकवास पार्ट था जो मैंने अभी आपको बोला है। बाकी सारी जानकारी आपको मैंने ये बताई है कि जिस जिस कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा है, जिस जिस कंपनी का अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रहा है, उसने बढ़िया रोल प्ले करा है। अच्छा आप एफएम पढ़ रहे हैं तो आपके संपर्क में फ्यूचर में एक टक्कर में एक आदमी मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सीएफए कहते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ग्रेजुएशन के बाद की 3-4 साल की डिग्री होती है ना। इनके पास फाइनेंस का ज्ञान बहुत होता है क्योंकि 3-3 साल ये एफएम खेलते रहते हैं। आपने कितना एफएम खेलना है? आपने बस 2 बार ही खेलना है। एक तो आपने सी इंटर में खेलना है एफएम कितने नंबर का, 50 नंबर का, और एक फिर आपका एएफएम आ जाएगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो मात्र आप 150 नंबर की गेम खेलेंगे और ये सी ए फाइनल में आएगा, ये आपका सी इंटर में। ठीक है जी। अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पंगा लेने के लिए आपको मार्केट में कौन मिलेगा? एमबीए वाला आदमी मिलेगा, एमबीए इन मार्केटिंग वाला मिलेगा, एमबीए इन स्ट्रैटेजी वाला मिलेगा, है ना। अब ये एमबीए अगर हमारे पास आईएम्स वाला बंदा हो गया या एफएमएस वाला बंदा हो गया तो भाई साहब ये लोग थोड़े ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं। पर आप अपने आप को किसी से कम मत आंकना, क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है उनके पास नहीं है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे के पास पता है सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? उसके पास सबसे बढ़िया पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि बाकी प्रोफेशनल के लोगों के पास नहीं है। आपके पास हर तरह का ज्ञान है, आप अकाउंट्स आप जानते हो, कॉस्टिंग आप जानते हो, टैक्सेशन आप जानते हो, लॉ आप जानते हो, ऑडिट आप जानते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान आपको हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ज्ञान आपको हो गया। टैक्सेशन की बात करेंगे उसमें डीटी का भी ज्ञान होता है, आपके पास आईडीटी का भी ज्ञान होता है। तो यार कितने खूंखार आदमी हो तुमने तो कमाल कर दी इंटीग्रेशन खेलने में। तो बाकी सब अकेले इकलौते हैं। एडवोकेट की बात करेंगे लॉ खेलेगा, है ना। और सीएमए की बात करेंगे कॉस्टिंग खेलेगा, है ना। अकाउंटेंसी में तो आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। पर ठीक है आज की डेट में आपकी वाट लगाने के लिए ईआरपी के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं
और सैप का नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लिया था, ओरेकल फाइनेंशियल का नाम भी मैंने लिया था। ओरेकल वाले बंदे का नाम क्या था, लैरी एलिसन। मेरे को बड़ा पसंद है क्योंकि ओरेकल पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करा हुआ है और बड़ा शानदार सॉफ्टवेयर है और ईआरपी का सॉफ्टवेयर है, और फ्यूचर में सीए वाले बच्चों को उस पर ज़रूर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि एसएम की बात करेंगे, एमबी वाला पंगा लेगा, है ना। और टैक्सेशन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आईडीटी में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ऑडिट में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, लॉ में शायद कंपनी सेक्रेटरी वाला पकड़ लेगा, नहीं तो कोई एडवोकेट साहब आपका हाथ पकड़ लेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हो सकता है ऐसा सीएफए वाला बच्चा आपका हाथ पकड़ ले, पर ठीक है, हमें फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो पढ़ना है, क्योंकि पेपर तभी क्लियर होगा हमारे पास। सर नंबर आते हैं इसमें, बिल्कुल नंबर आते हैं बेटा, नंबर आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये डिफ़िकल्ट है बेटा, ये आसान पेपर नहीं है। और अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँगा, ये आसान पेपर है। तो अगर आप एसएम में थोड़ा सा तमीज़ से ध्यान दे लेंगे तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्किंग, कि भैया हमने ज़्यादा समय नहीं निकाला और फिर भी हमारे नंबर अच्छे आ गए। और एफएम आपका समय चूसेगा, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, एफएम आपका समय चूसेगा। और डेफिनेटली आपको इसमें समय देना भी चाहिए क्योंकि आपका ज़िंदगी का बड़ा अच्छा योगदान बनेगा। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कॉरपोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे सीए के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पर्सनल लेवल की हो या इंडिविजुअल लेवल की हो। हम जो भी खेलते हैं कंपनी खेलते हैं। याद करो फाउंडेशन के दिन, फाउंडेशन में तुमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था? नहीं सर, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा था। लॉ पढ़ा था, बिजनेस लॉ पढ़ा था सर। अकाउंटेंसी पढ़ा था, बिजनेस अकाउंटेंसी पढ़ा था। और जितना भी आपका वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, जिसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी था, स्टैट्स भी था और मैथ्स भी था, उसके अंदर भी जो संबंध था बिजनेस के साथ था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम एफएम खेलेंगे तो मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात नहीं करूंगा जी, मेरे पास तो 10 करोड़ रुपया है, मेरा पैसा कहाँ लगेगा, कितने पैसे का मैं सोना खरीदूंगा, कितने पैसे मैं शेयर्स में लगा दूंगा, कितने पैसे की मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, कितना पैसा मैं क्रिप्टो करेंसी में लगा दूंगा, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में कितना लगाऊंगा, इथीरियम में कितना लगाऊंगा, सोलाना में कितना लगाऊंगा, एक्सआरपी में कितना लगाऊंगा, डॉज कॉइन में कितना लगाऊंगा, ऑल्ट कॉइन्स में कितना लगाऊंगा। ठीक है जी, मैं कहाँ कहाँ पैसा लगाऊंगा। मैं थोड़ा सा जुआ खेलना चाहता हूँ गोवा जाके, है ना, समुद्र के ज़मीन पे भी खेलना चाहता हूँ, तो वहाँ पे कितना पैसा लगाऊंगा। तो ये सारी बातें मेरी पर्सनल होगी कि मेरे पास 10 सीआर पड़े और 10 सीआर को मैं यहाँ पे मैनेज करना चाहता हूँ। कितना पैसा मैं एफडी में लगा दूँ, कितना पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूँ, कितना पैसा मैं शेयर्स में लगा दूँ। अब शेयर्स खेलेंगे तो हम उसमें स्कैल्पिंग में कितना पैसा लगाएंगे, इंट्राडे में कितना पैसा लगाएंगे, आपका पोजीशनल में कितना पैसा लगाएंगे, डायरेक्शनल में कितना पैसा लगाएंगे, ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लगाएंगे, ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगाएंगे, या सर हमें हेजिंग खेलना है, हेजिंग में कितना पैसा लगाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कल को मेरे को लेटर से क्रिप्टो करेंसी खेलना है, तो क्रिप्टो करेंसी खेलना है तो उसके अंदर भी हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है, और एक हमारे पास आपका क्या होता है, अपना स्पॉट होता है। स्पॉट मतलब जहाँ पे हम खरीद के बैठ जाएंगे भैया। तो हम यहाँ पे ये बात करने के लिए नहीं आ रहे कि भैया एक हमारे पास आदमी आएगा, शाहरुख खान नाम का आदमी आएगा, बोलेगा जी मेरे पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और मेरा 10 करोड़ का आप क्या कर दो, एफएम खेल दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खेल दो, या मेरी छोटी सी कंपनी है उसके लिए आप एसएम खेल दो। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने आए हैं क्योंकि सीए हमारा छोटा नहीं है। ठीक है जी, सीए हमारा छोटा नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मैनेज करता है, बिग फोर्स को मैनेज करता है, टॉप मल्टीनेशनल कंपनी को मैनेज करता है। जितने भी हमारे पास आपकी क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको पता ही है स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास 2 तरह का बाज़ार होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है ना। आपको पता है सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे एनएससी भी होता है मेरे पास, वहाँ पे हमारे पास बीएससी भी होता है, वहाँ पे मेरे पास आपका एमसीएक्स भी होता है, और हमारे पास एक और चीज़ होती है एनसीडीईएक्स होता है हमारे पास। आपको पता है 4 तरह के हमारे पास एक्सचेंज होते हैं। तो अगर मैं एनएससी की बात करूँगा तो यहाँ भी कुछ कंपनियाँ होती हैं, अगर मैं बीएससी की बात करूँगा यहाँ पे भी कुछ कंपनियाँ होती हैं। अगर मैं एनएससी और बीएससी की कंपनी को इकट्ठा करने की बात करूँगा तो तकरीबन 8500 कंपनीज़ हैं। अब ये 8500 कंपनी सारी की सारी मेरे पास क्या लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो क्या ये बिना सीए की मदद से लिस्टेड हो सकती हैं? अच्छा, ये लिस्टेड कंपनी क्या करके बैठी हैं, अपना आईपीओ निकाल के बैठी हैं, लोगों ने इनके क्या कर रखा है, शेयर परचेज़ कर रखा है। ये कंपनी क्या करती हैं, धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, लॉस बना के बैठी हुई हैं, कुछ कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट बना के बैठी हुई हैं।
बात समझ में आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आपने सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है जो मल्टीपल जगह पे हाथ मारती है। वो ऑयल के अंदर भी हाथ मार के बैठी है, केमिकल के अंदर भी हाथ मार के बैठी है, पेट्रोलियम के अंदर भी हाथ मार के बैठा है, रिटेल के अंदर भी हाथ मार के बैठा हुआ है, जियो नाम का टेलीकम्युनिकेशन लेकर भी हाथ मार के बैठा हुआ है। पीछे उन लोगों ने वो एंटरटेनमेंट चैनल परचेज कर लिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, है ना, जहाँ पे जी और उसके बीच में सोनी के बीच में चल रहा था, और ये हमारा हाथ लेके बैठ गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जितनी भी हमारे पास लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इन लिस्टेड कंपनीज़ को काम को मैनेज कौन करेगा? सीए मैनेज करेगा जी। आज के डेट में बाज़ार में जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यंग यंग लड़के आ रहे हैं स्टार्टअप्स करने के लिए, है ना। आईआईटी खड़गपुर का कोई बच्चा है, कोई अल्लू टल्लू बच्चा भी होगा ना आईआईटी खड़गपुर का, वो भी स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ है। अच्छा, वो भी कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होगा। मैं बड़े सारे बंदों को जानता हूँ, यंग यंग लड़के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, आईआईटी खड़गपुर से कर रखी है जी। मैं 200 करोड़ की फंडिंग उठा के ले आया, मैं 100 करोड़ की फंडिंग उठा के ले आया, और अपना कंपनी करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी थाली डुबा भी दी, पैसा भी खा गए, चलो भी सारा काम, खेल ख़त्म, तमाशा ख़त्म, पैसा हजम, सारा काम हो गया। अब इनको क्या अकाउंटेंसी आती है? बिल्कुल नहीं आती। इनको सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ? हमारा सीए बैठा हुआ पीछे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ हमारे पास, है ना। बायजूस वाले बंदे से, रविंदर बायजूस वाले बंदे से काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टीचर्स हैं वो बड़े कलपते हैं यार, बड़े कलपते हैं भाई साहब। क्यों भैया? एक आईआईटी वाला बंदा 10 करोड़ बच्चा पढ़ा के बैठ गया और हमारे सीए के टीचर तालियां मारते रह गए। फिर वो बाद में बड़े खुश हुए, जब वो बर्बाद हुआ बड़े खुश हुए, देखा ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। अरे 4-5 साल उसका ग्राफ ऐसे भी था, ठीक है, नीचे आ गया, गेम खराब हो गई, पैसा मैनिपुलेट कर गया, अब भगवान जाने क्या करा नहीं करा, केसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो बात की बातें हैं। तो जलो मत यार, जितने भी सीए वाले टीचर है जलो मत। जो तरक्की कर रहा है, आईआईटी वाला बच्चा हो चाहे सीए वाला बच्चा हो, जो तरक्की करेगा वही तरक्की करेगा जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, जिसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, वो बढ़िया आदमी होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एफएमएसएम के बारे में जानकारी है जो मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हम अपना दूसरा आप हमारे यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपका पता ही होगा, लक्ष्य एजुकेशन नाम का यूट्यूब में चैनल है, और वहाँ पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी क्लासेस प्रोवाइड करें वो आपको फ्री प्रोवाइड करें। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तो लेक्चर अभी मेरे ख्याल से 1, 2, 3 आ चुके हैं, तो आप वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर हेड के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे, हमारा मेजर जो ध्यान रहेगा वो किस पे रहेगा? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हमारा मेजरली ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने 3 बातें कर ली। क्या 3 बातें कर ली हम लोगों ने? कि भैया हमें तो यहाँ पर फाइनेंसिंग पे ध्यान देना है इस सब्जेक्ट के द्वारा, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, और हमें यहाँ पर आपके डिविडेंड्स पे ध्यान देना है। तो मोटा मोटा मैंने चैप्टर्स को कितने पार्ट्स में बांट दिए? 3 पार्ट्स में। मैंने कहा भैया पहले पैसा लेकर आओ, यानी इनपुट कराओ, फिर पैसा एक काम करो निवेश कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। तुम्हें नहीं पता लग रहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम आकाश जैसा इंस्टीट्यूट खरीदो, मतलब आकाश जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा करो, जाओ खरीद लो भैया। वाइट हैट जूनियर तुम्हारे बस की नहीं, जाओ जाके खरीद लो, क्योंकि फंडिंग तुम्हें कहाँ से मिल गई है, पैसा कहाँ से मिल गया है? इन्वेस्टर से पीछे। अब डेफिनेटली यस, हमारे प्रोफेशनल लोगों ने पैसा उठाया और पैसा लगाया, और लगाने के बाद भैया हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये जो एफएम नाम का सब्जेक्ट है ये आपको क्या करेगा? फाइनेंस की डिसीजन मेकिंग के बारे में जानकारी देगा, इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग के बारे में जानकारी देगा, और डिविडेंड की डिसीजन मेकिंग के बारे में जानकारी देगा। आप सभी जानते हैं कि क्या कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आज मुकेश अंबानी भैया कहते हैं कि मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा, तो मत दे भाई, दिक्कत वाली क्या बात है। हमें पता अगर मुकेश अंबानी हमें डिविडेंड नहीं देगा तो हमारा जो भी डिविडेंड का पैसा है, मान लो हम शेयर होल्डर्स हैं, वो जो भी हमारा डिविडेंड का पैसा है वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा री इन्वेस्ट करेगा। और जायज़ सी बात है, अगर मान लो वो मेरे को अभी का डिविडेंड 15 रुपये दे रहा है, तो अगली बार जो पैसा री इन्वेस्ट करेगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे को 20 रुपये या 25 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। यानी अगर मैं वो पैसा बाज़ार में किसी और कंपनी में निवेश करूँगा तो उससे ज़्यादा तो मेरे को इंटरेस्ट मुकेश अंबानी भाई दे देगा। इस तरह की रिलायबिलिटी, विश्वास हमारा मुकेश अंबानी भाई ने जीत लिया है। तो यानी एक कंपनी को, जब हम कंपनी की बात करते हैं, लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं, करोड़ों रुपए के टर्नओवर कंपनी की बात करते हैं, जिसका अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है हमारे पास, तो आओ देख लेते हैं बच्चों।
आपको कुछ नहीं करना, ये अपना क्रोम में जाना, जो भी आपको पसंद है गूगल में जाओ, वहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख लेना और ये सभी बच्चे प्यार से नोट कर लो। और ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है बीइंग अ सीए बच्चों के लिए, उसका नाम क्या है, स्क्रीनर। तो स्क्रीनर नाम की वेबसाइट पे हम चले गए, वहाँ पे क्लिक कर दिया, screener.in नाम की वेबसाइट आ रही है, ये हरे रंग के ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आपको पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर नज़र आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलायंस, जैसे ही मैंने RE लिखा ये मेरे सपोर्टिंग हेल्प आ गई मेरे पास, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो हिसाब बता रहा है जी हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है, 18,94,682 करोड़ रुपीज़। अभी पीछे 20 लाख करोड़ हो चुका था रिलायंस का शेयर का, जैसे भाव बढ़ा था ना तो 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया था, 20,11,000 हो गया था। अभी ये प्राइस हमारा थोड़ा गिर गया, तो एक तरह से हमारे पास 18,94,000 का आज का हिसाब किताब है। आज 3 अगस्त की डेट है, मतलब या तो संडे है वैसे भी, तो यानी कि फ्राइडे तक का हिसाब किताब है। और जब मंडे को खुलेगा तो अगर शेयर भाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। ये बड़ी प्यारी वेबसाइट है बेटा स्क्रीनर, ये हर कंपनी की औकात के बारे में जानकारी दे देती है और आपको ये वेबसाइट बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आप FM में पढ़ने जा रहे हो। शेयर का करंट प्राइस कितने का, 1400 रुपये का है। एक साल में 52 वीक्स में कितना हाईएस्ट जा चुका है, 1551 रुपये जा चुका है। कितना लोअस्ट जा चुका है हमारे पास, 1115 जा चुका है। ठीक है बेटा। और हमारा PE रेशो कितना है, 25 रुपये 20 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9.43% है। ROE कितना मेरे पास, 8.5% है। तो ये सारी जानकारी हमें बता रही है, ये पूरा ढांचा बता रहा है कि पिछले 10 साल में क्या ग्राफ रहा, देखो नीचे से लेकर ये कहाँ तक चला गया, ऊपर तक चला गया। मैंने कहा मैक्सिमम पे दिखा दो भैया, तो मैक्सिमम का ये लेवल मेरे पास आ गया है। 1600 तक का शेयर मेरा यहाँ पे टच कर चुका था भैया, अगर आप देखेंगे तो। और अभी हमारा 1400 का भाव चल रहा है, तो मोटा मोटा कहेंगे 200 रुपये हमारा सस्ता चल रहा है एक तरीके से। ठीक है जी। और ये चार्ट में जो लाइनें नज़र आ रही है इसको वॉल्यूम कहते हैं, बड़ा बड़ा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये वॉल्यूम होता है हमारे पास कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा। यहाँ पे एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्रॉस कॉन्स के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल कह रहे हैं कि एडवांटेज तो कुछ नहीं है, पर कमियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है पुअर है भैया, बड़ी कम चल रही है, ज़्यादा चलनी चाहिए हमारे पास। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे पास 8.89% है, और डिविडेंड का पे आउट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ा है। तो कह रहे हैं भाई इसमें ये कमियाँ हैं। और ये उनके पीयर कंपैरिजन के बारे में जानकारी मिल रही है। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। तो IOCL हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, MRPL हो गया, CPCL हो गया, राजस्थान गैसेज हो गई है। और इन सब में अगर मैं बोलूँगा तो सबसे ज़्यादा शेयर का भाव इसका है। अगर मैं बोलूँगा भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा इसका है। अगर मैं बोलूँगा पी रेशो किसका महंगा है, राजस्थान गैसेस का महंगा है। सर ये पी रेशो हमारे पास क्या होती है, आपको FM के अंदर पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो, आपकी वो सारी जानकारी आएगी। ये पूरा क्वार्टरली रिजल्ट आपके पास आ रहा है, ये आपका साल का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब आ रहा है, जहाँ पे 2014 से लेकर आप देखिए 2025 तक का आपको पूरा ब्यौरा दे रखा है कि 2025 में कितना पैसा इन लोगों ने कमाया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जानकारी है, साफ कह रहा है कि 2025 मार्च के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना बैठ रहा है, आपका 1,65,444 करोड़ रुपए बैठ रहा है। फिर इन लोगों ने बीच में क्या करा, डेप्रीसिएशंस को भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट को भी माइनस कर दिया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना आ गया, 1,06,000 रुपये आ गया। फिर इन लोगों ने क्या करा, आपका टैक्स दे दिया 24% के हिसाब से, ये 24% के हिसाब से दे दिया। और ताकि तब जाके हमारे पास जो आपका PAT जिसको आप कहते हैं, पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना आ रहा है, 81,309 रुपये। आपके 81,309 रुपये नहीं है, 81,309 करोड़ रुपये है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा आपका स्पेसिफाइड है वो सारा का सारा किस में स्पेसिफाइड है, आपका करोड़ में स्पेसिफाइड है। समझ में आ रही है बेटा। तो ये बड़ी प्यारी वेबसाइट है, इसका नाम क्या है, स्क्रीनर। ये आपकी बैलेंस शीट के बारे में जानकारी आ रही है। तो पूरे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में क्या हो रहा है, पूरा हिसाब किताब निकाल लो यार। आप अकाउंट्स खेलने में तो महारत ही हो, बैलेंस शीट तो आपके खून में मिली है। जैसे ही आपका खून टेस्ट होगा तो पहले इक्विटी कैपिटल निकलेगा, आपके खून में से रिजर्व निकलेगा, बोरिंग्स निकलेंगी, है ना, फिक्स एसेट निकलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट निकलेगा, अदर एसेट निकलेंगे। ये कैश फ्लो के बारे में जानकारी है, ये रेशियोज़ के बारे में जानकारी है। समझ में आ रही है। तो ये सारी जानकारी है। ये होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी है कि भाई हमारे मोटा भाई ने कितना शेयर ले रखा है। तो हमने कहा जी 2025 में कितना शेयर है, 50.07% हमारे पास शेयर है ना। अभी ये साफ बता रहा है कि किसी टाइम पे इनके पास कितना था, 50.56 था, और अभी कितना है इनके पास, तो लेटर से 50.07 है। तो यानी कुछ परसेंट हमारा जो शेयर है वो रिलायंस कंपनी ने बेचा है। और ये FFI का मतलब क्या होता है, हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी होती है। DI का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कितना पैसा लगा रखा है उसके बारे में जानकारी आती है। तो किसी टाइम में फॉरेन कंपनीज ने
0.58% का शेयर ले रखा था, अभी मेरे ख्याल से कम हो चुका है, अभी कितना आ गया हमारे पास 19.21 आ गया। डोमेस्टिक जो हमारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो हमारे बैंक्स होते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक टाइप हो गए, वो भी 19.72% का यहाँ पे शेयर लेकर बैठे हुए हैं। और गवर्नमेंट का शेयर भी 0.17% है, और जनता ने भी तकरीबन पब्लिक ने भी 10% के हिसाब से 10.8% के हिसाब से आपका सौदा उठा रखा है। तो ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो बड़ी प्यारी वेबसाइट है यार, स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है। ये आपको सारी फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी देगी। आप जिस कंपनी का नाम लो वो कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। आपने कहा चलो और TCS के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं, तो आप TCS के बारे में जानकारी पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा टाइप करो यहाँ पे देखना आ गया, पहले नाम ही आ गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से आ गया। अब ये देख लो, अभी टाटा कंपनी ने क्या करा, 12,000 बंदों को बाहर निकाल दिया। अब TCS नाम की कंपनी ने अगर 12,000 बंदों को बाहर निकाल दिया तो बड़ा झटका वाला बात था, क्योंकि लोग ना बड़े सेफ फील करते थे कि हम तो TCS में काम कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू सरकारी जॉब और पैसा मिलेगा प्राइवेट के हिसाब से। तो अभी TCS की बात है, यहाँ पे TCS के बारे में सारी जानकारी है। किसी टाइम पे इसका नाम बहुत ऊंचा था, अभी थोड़ा गिर चुका है आज की डेट में, और फिर भी इसका अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँगा तो 10,86,000 करोड़ रुपया है। तो ये जो है ना आपकी वेबसाइट है, ये बहुत आपको मज़े देगी, बड़े मज़े देगी आपको। किसी भी कंपनी को कंपेयर करना हो, किसी भी कंपनी का शेयर परचेज़ करना हो या नहीं परचेज़ करना हो, वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है जी। यहाँ पे ऊपर आप हेड्स देख रहे हैं, ये TCS नाम का हेड हो गया, चार्ट्स हो गया, एनालिसिस हो गया, पीयर हो गया, क्वार्टर हो गया। सीधा जहाँ पर भी जाना है, जिस टॉपिक पे जाना है उस पर क्लिक करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपकी फ्री में भी आपको सर्विस देती है, और थोड़ा सा अगर आप इसमें पैसा लगा दोगे तो आपको और एक्स्ट्रा सुविधा देगी। अभी तो आप स्टूडेंट कैटेगरी के बच्चे हो, अभी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप CA बन जाओगे, शेयर बाज़ार खेलना स्टार्ट करोगे या किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स को समझने का स्टार्ट करोगे, तब जाके इस वेबसाइट में आप चले जाना। मान लो कल को फ्यूचर में आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, रिलायंस इंडस्ट्री में जाते हो। अब जाहिर सी बात है, मुकेश अंबानी जी आपसे पूछेंगे कि बेटा आप रिलायंस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, क्या कारण, क्या रीज़न क्या है। तब आप बताओ ना कि मेरा तो पैशन है जी आपके यहाँ पे काम करने का, मेरे को तो सारी की सारी बैलेंस शीट के बारे में भी जानकारी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी जानकारी है, आपकी शेयर होल्डिंग के बारे में भी जानकारी है, आपके पीयर कंपैरिजन के बारे में भी जानकारी है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानकारी है। तो मैं तो दीवाना हूँ। तो यानी ये सारी जानकारी आपको धक्के नहीं खानी पड़ेगी, एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से, बड़े प्यार से मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो कुल मिलाकर आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था मैंने FM के बारे में, कि FM के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम 3 तरह की डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे, फाइनेंस की डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे, और साफ सी बात है हम लोग आपका डिविडेंड की डिसीजन मेकिंग भी डिस्कस करेंगे। जब हम पैसा उठाते हैं तो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी उठाते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी उठाते हैं। जब हम पैसा निवेश करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी सोच में शॉर्ट टर्म भी होता है, हमारी सोच में लॉन्ग टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चैप्टर्स दे रखे हैं ICAI ने, शॉर्ट टर्म के लिए अलग से चैप्टर दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए अलग से चैप्टर दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए अलग से टॉपिक्स दे रखे हैं, डिसीजन मेकिंग डिविडेंड की डिसीजन मेकिंग के लिए अलग से चैप्टर्स दे रखे हैं। और इनको पढ़ लेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और बस हमारे नंबर आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, और फिर हम CA फाइनल की तरफ जाएंगे। और CA फाइनल में आपके स्वागत के लिए एक और बढ़िया सा सब्जेक्ट होगा, जिसका नाम क्या होगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। वहाँ पर भी आप FM खेलेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास जानकारी है और इस FM नाम के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने केवल आपको ये एक्सप्लेन करा है कि FM बीइंग अ CA स्टूडेंट के लिए क्यों रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विकास कपूर है। किसी तरह की भी कोई भी बात अगर आपको डिस्कस करनी हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है लक्ष्य एजुकेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रेफ़र करना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक हो तो लाइक भी कर देना। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।